हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और काफ़ी छुट्टियों के बाद आप लोगों से मिलना हुआ। आई होप कि आप लोगों की दिवाली की छुट्टियाँ बहुत अच्छी बीती हो। और अब छठ का भी जो है वो चल रहा है, छठ भी है अब। तो आप में से बहुत सारे लोग उसमें भी बिजी होंगे, तो आप सभी को छठ की भी शुभकामनाएं। और 30 डेज स्ट्रेटजी जो है वो चल रही है EMRS के लिए, लेकिन जो मैं ये पेपर मैंने दिवाली की छुट्टियों से पहले सॉल्व करवाया था और अब जो मैं करवा रही हूँ ये BPSC का है। और जो ग्रामर वाला पार्ट में जो भी करवाती हूँ वो आपके चाहे EMRS हो या BPSC हो, दोनों के लिए ही बहुत हेल्पफुल है। मुझे नहीं पता अभी कितने लोग इसको देखेंगे, क्योंकि अभी तो जो छुट्टियों से बाहर ही नहीं आए होंगे। खैर, तो आज का जो हमारा 30 डे स्ट्रैटेजी है वो सारा ग्रामर वाला पार्ट मैंने लिया है। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, मगर ग्रामर वाला पार्ट लिया। वैसे भी बहुत सारी लंबी छुट्टियों के बाद उतना ही दे दिमाग की थाली में जितना व्यर्थ ना जाए नाली में। तो थोड़ा छोटा सा ही जो है वो मैं एक आपका सेशन लेकर आई हूँ। ये एक बुक है द पाथ टू विक्ट्री, UPTGT के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसमें लिटरेचर, ग्रामर तो देखो भाई सभी जो है उसमें काम आती है। तो इसमें प्रैक्टिस पेपर्स हैं और ग्रामर है, लिटरेचर है। 550 रुपये की किताब है, हमारे ऐप पे अवेलेबल है। इसके अलावा और कहीं अवेलेबल नहीं है। एक ये लाइव बैच है हमारा UPTGT के लिए। इसके अलावा हमारा जो ये है, अब ये प्रैक्टिस बैच है। बस नवंबर में ये वाला बैच भी जो है ये वीडियो बैच में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम लॉन्च करेंगे। UPPGT की टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम शुरू करेंगे। इसके बाद ये हमारे वीडियो बैचेस हैं। UPTGT है, UPPGT है, DSSS जो EMRS के भी काम का है, और DSSS भी TGT PGT है। सिर्फ ग्रामर भी है, जिन लोगों की ग्रामर मतलब तो कमज़ोर है, दे कैन टेक दैट बैच। ये वीडियो बैचेस हैं, लाइव क्लासेस ही वीडियो बैच में डल जाती हैं। और ये जो क्लासेस हैं इनमें भी आपको जो आपको नोट्स पूरे जो है इसमें भी सब कुछ मिलता है। खैर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नो मैटर वॉट, ये मैं हट जाती हूँ पहले। नो मैटर वॉट दैट आई डू, आई कांट मेक माई फादर हैप्पी मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन को देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर गलती जो है वो है कहाँ। नो मैटर वॉट दैट आई कांट, आई डू, आई कांट। भाई बात ये है, नो मैटर वॉट आ रहा है तो यहां पर ये दैट लगाने की आवश्यकता नहीं। नो मैटर वॉट आई डू, चाहे मैं कुछ भी करूं, आई कांट मेक माई फादर हैप्पी, कि मैं अपने पिता को खुश नहीं। तो अगर वॉट आ रहा है तो आपको दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो ये एरर है, ये ए पार्ट में एरर जो है वो है। ठीक है जी, तो आपने भी खुद देख ली होगी गलती। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ई। मतलब तो व्हाट टाइप यहां आया, व्हाट टाइप, व्हाट टाइप, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। डू यू लाइक टू ईट, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कोई गलती नहीं है। तो यहां आएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि ई, नन ऑफ द अबव। द शौर्य इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसमें आप क्वेश्चन देखिए। पहली बात, शौर्य जो है वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है जी, जब शौर्य प्रॉपर नाउन है तो उसके आगे द नहीं लगेगा। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कुछ ही केसेस होते हैं जहां पर हम उन्हें कंपेयर करते हैं या प्लूरल नाउन में यूज करते हैं, तब करते हैं। द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय, जब टॉलेस्ट लगा हुआ है तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। शौर्य इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है जी, तो यहां पर मोर देन वन ऑफ द अबव है, तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका डी, दैट इज डी। दिस रॉन्ग मिस्टेक इज गोइंग टू कॉस्ट यू। पहली बात ये है गलती जो होती है वो हमेशा गलती होती है, गलती सही नहीं होती है। तो दिस रॉन्ग मिस्टेक इज गोइंग टू कॉस्ट यू, यहां पर ये आएगा दिस मिस्टेक इज गोइंग टू, या तो दिस रॉन्ग इज गोइंग टू कॉस्ट यू या दिस मिस्टेक इज गोइंग टू कॉस्ट यू। अब मिस्टेक तो गलत ही होता है,
तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ये रॉन्ग हटाइए, दिस मिस्टेक इज गोइंग टू कॉस्ट यू। What kinds of car do you want? More than one of the above ना। पहली बात प्रकार का पूछा जा रहा है, तो काइंड सॉर्ट इसमें एस नहीं लगाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कार, कार का प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो कार के पहले काइंड्स आ रहा है, तो काइंड्स में से एस जो है वो हम हटा देंगे। ठीक है जी। व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू वॉन्ट? What is this madness behavior? More than one of the above, none of the above. What is this mad behavior? पहली बात, अगर किसी चीज में नेस लग रहा है, ठीक है, अगर आप ब्लाइंड बोलते हैं तो ब्लाइंड इज एन एडजेक्टिव। अब आपने उसमें लगा दिया नेस, तो ये क्या हो गया, ये अंधापन। तो ये आप क्या बता रहे हैं, किसी का एक क्वालिटी को नाम दिया। अब नाम क्या होता है, दैट्स नाउन। तो नेस जिसमें लग जाएगा, एडजेक्टिव में नेस लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा। तो बिहेवियर क्या है, दैट्स अ नाउन। उसके आगे आपने लगा दिया मैडनेस। मैड क्या है, नाउन, ओ सॉरी एडजेक्टिव, उसमें तुम नेस लगा दोगे तो वो चीज क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। अब नाउन को क्वालिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव। तो व्हाट इज दिस मैड बिहेवियर, तो यहां पर नेस हटाइए, व्हाट इज दिस मैड बिहेवियर, तो यहां से नेस जो है वो हट जाएगा। ईच ऑफ द मेंबर अग्रीड। अब क्वेश्चन देखिए, ईच आ रहा है और फिर उसके बाद अगर खाली नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, ऑफ के बाद आएगा तो नाउन कैसा आएगा, दैट विल बी प्लूरल। तो ईच ऑफ द मेंबर्स, तो यहां पर जो आपका यहां ईच ऑफ आ रहा है, खाली ईच लगाएंगे तो ईच मेंबर लगाएंगे, ईच मेंबर। लेकिन अगर बीच में ऑफ लगाएंगे तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा लगता है, दैट शुड बी प्लूरल। तो यहां पर क्या आना चाहिए, ईच ऑफ द मेंबर्स, तो यह आएगा बी। ठीक है जी। दिस सेट ऑफ बुक्स आर फॉर सेल, मोर देन वन ऑफ द अबव। पहली बात, दिस सेट, बात किसकी की जा रही है, बुक्स की जा रही है या सेट की जा रही है? बात सेट की जा रही है, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो दिस सेट ऑफ बुक्स इज फॉर सेल, तो ये है आपका सी में, दैट इज सी। द फैमिली हैज बीन लिविंग देयर सिंस मेनी ईयर्स। अगर आप लोगों को सिंस फॉर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो देखिए सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है। ठीक है जी। मेनी ईयर्स, ठीक है, कितने समय से, फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, अगर ये होता कि सिंस 1990 तो ये पॉइंट है, और ईयर्स आ रहा है, नाम नहीं आ रहा, तो वो क्या है, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर मेनी ईयर्स, तो ये सी में एरर है। बाय द टाइम वी रीच देयर शी लेफ्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ दो टेंसेस हैं, एक है बाय द टाइम से, बाय द टाइम जब हम वहां पहुंचे, एक ये एक्शन है वी रीच देयर, यानी कि ये एक्शन हो रहा है बाद में, और ये जो है शी लेफ्ट ये हो रहा है पहले। अगर पास्ट में दो एक्शंस होते हैं, एक एक्शन होता है पहले खत्म हो जाता है और एक एक्शन बाद में खत्म होता है। जो पहले खत्म हुआ एक्शन होता है वो किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। जो बाद में खत्म हुआ एक्शन होता है वो किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो बाद वाला एक्शन कौन सा है, ये, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जो पहले खत्म हुआ एक्शन है ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसीलिए इसको कैसे यूज करोगे, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो शी हैड लेफ्ट। अब इसमें वॉइस चेंज करनी है, हैज द लाइब्रेरियन ऑर्डर्ड द बुक्स, हैज द लाइब्रेरियन ऑर्डर्ड द बुक्स। अब इसको आपको चेंज देखिए, हैव द बुक्स बीन ऑर्डर्ड, डिड द लाइब्रेरियन, हैड द लाइब्रेरियन ऑर्डर्ड, मोर देन। अब तीन है भाई, हैज और हैव अगर आते हैं तो बीन के साथ बनते हैं,
तो आप ये देखिए बुक्स जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, हैव द बुक्स बीन ऑर्डर्ड बाय द लाइब्रेरियन, तो यहाँ आएगा ए। द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय देम, ये पैसिव में है, इसे एक्टिव में करना है, तो द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय देम, देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाना है, दे फिनिश्ड द वर्क। पास्ट इंडेफिनिट को वॉज वर्ड लगा के बनाते हैं, तो क्या आएगा, दे फिनिश द वर्क इन टाइम, दे फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेंट देम सम मनी, तो इसे कैसे बनाएंगे, हालांकि इसमें दो हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स दो हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों तरीके से बनाया जाता है। जैसे पहला है सम मनी वाज सेंट टू देम बाय हिम, या दे वर सेंट सम मनी बाय हिम। अगर बाय हिम भी होता तो ये ठीक हो जाता, लेकिन इन्होंने दे नहीं रखा, इसलिए जो है मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, वरना ये दोनों ही हो जाते। सम मनी वाज सेंट टू देम बाय हिम, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया गया है। अगर देवर सेंट सम मनी बाय देम से बनता, तो बाय हिम से बनता, तो ये मोर देन वन हो जाता। देखिए जब हमारे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट से भी। ही सेंट देम सम मनी, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है देम, हम इससे ही बना सकते हैं देवर सेंट सम मनी बाय हिम। बाय हिम लगाना जरूरी था, क्योंकि जब तक डूअर नहीं पता चलेगा कि किसने भेजा है तो वो गलत हो जाता। ही सेंट देम सम मनी हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, तो सम मनी वॉज सेंट टू देम बाय हिम, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो वो ऊपर वाला जो है वो ठीक है, इसलिए है तो ये भी सही, मगर इसमें बाय हिम नहीं दे रखा, बाय हिम दे रखा होता तो यहाँ दो हो जाते, मोर देन वन ऑफ द अबव। स्केटिंग हिज नेवर गोज ग्रैंड मदर, ये आपको इसको अरेंज करना है, ये जम्बल्ड सेंटेंस है, आपको इसे ठीक करना है। सबसे पहले अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है, तो ग्रैंड मदर से सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट हुआ। अब इसके साथ इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, तो बी हिज ग्रैंड मदर, देखिए आप कहाँ पे है, बी और ई वाला किस में बैठ रहा है, तो एक ही है, दैट इज सी। तो हिज ग्रैंड मदर नेवर गोज स्केटिंग, बहुत ही ईजी था ये, दैट्स बी। और वैसे भी अगर कभी आपको जम्बल्ड करने हो तो जम्बल्ड में बहुत ही कम टाइम देना होता है, सब्जेक्ट ढूंढिए, उसके बाद वर्ब ढूंढिए, उससे जो है बन जाता है। पूरा पूरा ना भी पढ़ें, ये तो जो छोटा सा ही था, पूरा पूरा नहीं भी पढ़ने की आवश्यकता होती है, केवल सब्जेक्ट वर्ब से भी वो चीज़ जो है निकल जाती है। My friend stabbed me in the back by stealing my class notes. Stabbed me in the back is an instance of an idiom, a proverb saying more than one of the above. ये एक idiom है, stabbed me in the back, यानी कि पीठ में छुरा भोंकना, तो ये क्या है, that is an idiom. The cake was delivered in time and was delicious. इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। आप सबसे पहले यहां पर ये देखिए, द केक वॉज डिलीवर्ड, ये वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये पैसिव वॉइस के रूप में यूज हुआ, इसलिए ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। एंड वॉज डिलीशियस, ये इस केक की खूबी बताई जा रही है, नाउन की। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं, तो यहाँ केक की विशेषता प्रेडिकेटिवली बताई जा रही है, तो ये डिलीशियस क्या है, दैट्स एन एडजेक्टिव, तो यहां पर यह आएगा दैट इज ए। द पपी वॉज हाइडिंग अंडर द बेड वाइल वी वर लुकिंग बिहाइंड ऑल द डोर्स, यहां पे हमें प्रेपोजिशन ढूंढने हैं। तो पहला है द पपी वॉज हाइडिंग वेयर, अंडर द बेड, पहला प्रेपोजिशन है अंडर, वाइल वी वर लुकिंग वेयर, बिहाइंड ऑल द डोर्स, तो यहाँ दो प्रेपोजिशंस हैं, बिहाइंड एंड अंडर, दोनों ही प्रेपोजिशंस यहाँ दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। Since the police had to move swiftly, it was difficult to document everything extensively. इसमें एडवर्ब ढूंढना है, since the police, चूंकि the police had to move swiftly, it was difficult to document everything extensively. चूंकि the police had to move how swiftly, जवाब आ रहा है swiftly how का, तो ये क्या हो गया, that's an adverb. It was difficult to document everything how extensively. There are two adverbs,
swiftly and extensively. But both of these adverbs have not been given in the answer. Since, move, document, ये दे ही नहीं रखे. एक्सटेंसिवली या स्विफ्टली जो है वो होना चाहिए था, तभी यहाँ एडवर्ब पता चलता. अब चूंकि वो दे ही नहीं रखे इसलिए होगा यहाँ पे आंसर नन ऑफ द अबव. यहाँ एडवर्ब इन तीनों ऑप्शंस में नहीं दे रखा, तो इसीलिए नन ऑफ द अबव. As the teacher was not with the answer, she dashed the lesson tomorrow. Satisfy, was के साथ satisfied नहीं आ सकता, satisfied आ सकता है. आप देखिए satisfied वाला ऑप्शन लीजिए, लेकिन tomorrow भी आ रहा है, तो आपका जो है पास्ट के साथ फ्यूचर लगेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी. As the teacher was not satisfied with the answer, she will repeat. क्यों? क्योंकि ये was के साथ past tense, teacher wasn't what? Satisfied, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है. द शी विल, और ये फ्यूचर टेंस में यूज हुआ, टुमारो की वजह से फ्यूचर टेंस. दिस इज डैश स्कूल बट द हॉकी ग्राउंड इज नॉट डैश. दिस इज डैश स्कूल, स्कूल के पहले लगाना है, तो आप देखिए स्कूल के पहले लगाएंगे एडजेक्टिव. पहले ढूंढिए इसमें एडजेक्टिव कहाँ है, तो ये हमारा स्कूल है और ये हो गया एडजेक्टिव. बट द हॉकी ग्राउंड इज नॉट आवर्स, यहां लगाना है हमें प्रोनाउन. जो आपका दिस इज आवर स्कूल बट द हॉकी ग्राउंड इज नॉट आवर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और नाउन के पहले जो लगता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है. जो वर्ब के बाद आता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है. दिस इज स्कूल, आवर स्कूल बट द हॉकी ग्राउंड इज नॉट आवर्स, तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है. आवर्स जो है दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन. We have been waiting for you dash 9 AM. अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पॉइंट ऑफ टाइम जो बताता है वो सिंस बताता है, और जो पीरियड ऑफ टाइम बताता है वो कौन बताता है? दैट इज फॉर. ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है. पॉइंट ऑफ जो है टाइम बता रहा है कि व्हेन, और ये जो है हाउ लॉन्ग का जो जवाब देता है फॉर. तो भाई यहाँ जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस का यूज जो है वो किया जाए. She is the dash girl in the class. No girl is dash she is. भाई ये होना इसमें चाहिए, ऊपर सुपरलेटिव डिग्री है, नीचे जो है वो आपका ये पॉजिटिव डिग्री है, और यहाँ पर है शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. नो गर्ल इज एज टॉल एज शी इज. एज टॉल एज आना चाहिए था. देखिए कोई सा भी इसमें आ रहा है, टॉलर, टॉल, टॉलेस्ट, टॉल इनफ एज, टॉल, टॉलर एज, कुछ भी नहीं आ रहा. तो जब आ ही नहीं रहा तो यहाँ पे होगा नन ऑफ द अबव. The answer will be none of the above, क्योंकि वो सुपरलेटिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है. The movie was dash boring. मूवी की क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है जी. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो क्या करता है? एडवर्ब. क्वाइट, क्वाइटली, क्वाइट. एडवर्ब जो करेगा, ये जो क्वाइट है ये शांत रहने के लिए यूज होता है. क्वाइट का मतलब होता है पूर्णतया. तो द मूवी वॉज क्वाइट बोरिंग, यानी कि पूरी तरीके से बोरिंग मूवी थी. इज देयर डैश पोस्ट ऑफिस अराउंड हेयर? आई नीड टू बाय डैश स्टैम्प्स. जब हम पहली बार किसी चीज के बारे में पूछते हैं, कोई के सेंस में पूछते हैं, तो हम ए का यूज कर सकते हैं. इज देयर अ पोस्ट ऑफिस अराउंड? आई नीड टू बाय सम स्टैम्प्स. तो सम जो होता है वो अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स दोनों के पहले लगता है. तो अब आप यहाँ देखिए, इज देयर आ, कोई पोस्ट ऑफिस है, कोई के सेंस में हम ए यूज करते हैं. आई नीड टू बाय सम स्टैम्प्स, तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज ए. He usually buys the ticket. Select the sentence that means the same at the given one given below. Sometimes he sells the tickets. The tickets are bought by him always. He buys the tickets are bought by him always. He buys the ticket for the team. तो इसमें से कौन सा जो है वो आपके हिसाब से ये सही होना चाहिए? तो इसमें से तो कोई सा भी नहीं है इसका. He usually buys the ticket. इनमें से कोई सा भी जो है, कोई सा भी इसको जो है इसके हिसाब से समटाइम्स कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा. सेल्स और द टिकट्स आर बॉट बाय हिम ऑलवेज भी नहीं होगा. यूजुअली मतलब होता अक्सर होता है,
तो ही बायज द टिकट फॉर द टीम, कोई सा भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। Let bygones be bygones, we cannot undo the past. The above sentence has which one of the following grammatical classes? Participle as adjective, participle as verb, participle as noun, more than one of the above, none of the above. अब मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगी। सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए, गो जो वर्ड है, ठीक है जी, गो, गो का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होगा गॉन, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, गॉन होगा। यहाँ गॉन आ रहा है, ठीक है जी। तो पार्टिसिपल हो गया। पार्टिसिपल को अब एडजेक्टिव को आप नाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते, मतलब एडजेक्टिव में आप एस नहीं लगा सकते। तो ये कैसे यूज हो रहा है? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन, खाली बायगॉन लेते हैं तो वो एडजेक्टिव है। खाली बायगॉन लेते हैं, बायगॉन डेज, पास्ट डेज, लेट द पास्ट बी पास्ट। तो अगर आप कभी किसी नाउन को, अब किसी एडजेक्टिव को अगर आपको नाउन बनाना होता है ना, जैसे द रिच बोलते हैं, तो आप उसको द रिच वो जब बनाते हैं ना, वो नाउन बन जाता है, वो प्लूरल नाउन बन जाता है। मगर कब बनता है? जब आप उसके आगे द लगा देते हो। आप एस जो लगा सकते हो, वो प्लूरल जो कर सकते हो, वो किसके आगे लगाते हो? नाउन में लगाते हो। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट द पास्ट टाइम बी द पास्ट टाइम, लेट द पास्ट बी द पास्ट। अब आप द पास्ट कर रहे हो तो वो पास्ट, वो चीज अपने आप में क्या हो गई? वो नाउन हो गई। गॉन से मैंने आपको समझाया दैट्स अ पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यहाँ यूज हो रहा है नाउन के रूप में। भाई आंसर में मुझे भी पता है एडजेक्टिव के तौर पे दे रखा है, मगर ये एडजेक्टिव के तौर पे नहीं है। खाली बायगॉन लिखोगे तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आप उसको यूज कर रहे हो नाउन की तरह, वर्ब के बाद आप ले रहे हो, लेट बायगॉन्स, जो बीत गया सो बीत गया, लेट द पास्ट टाइम बी द पास्ट टाइम, बी समथिंग, तो वो एडजेक्टिव कैसे होगा? तो यहां पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है नाउन के रूप में, तो हेयर पार्टिसिपल हैज बीन यूज्ड एज अ नाउन। तो मैं यहां पर इस आंसर से डिफर करती हूं। यहां पर ए दिया हुआ, बट मैं इसको सी, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया, ऐसा क्यों। अब यहां देखिए, आई फाउंड माई फ्रेंड who recognized me at once. The above sentence is an example of which one of the following grammatical classes? Restrictive who, continuative who, antithetical, दो ही हैं, restrictive या continuative। restrictive और continuative का मतलब आप ये से समझिए, defining and non-defining clause, ठीक है। defining clauses and non-defining, defining clause जो होते हैं, जो अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में ही उन्हीं को सीमित करते हैं, और non-defining वो होते हैं जो एक अतिरिक्त जानकारी देते हैं। आई फ्रेंड फाउंड, अब यहाँ फ्रेंड के बारे में नहीं बताया जा रहा है, एक अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। जब अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है तो वो नॉन डिफाइनिंग हो गया। अब जब नॉन डिफाइनिंग हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? कंटिन्यूटिव हो। कंटिन्यूटिव मतलब हो गया दैट इज नॉन डिफाइनिंग, तो ये हुआ आपका कंटिन्यूटिव हुआ। आई एम्प्लॉयड द मैन हु केम यस्टरडे। द अबव सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? Relative pronoun in accusative case, relative pronoun in nominative case, relative pronoun in genitive case। अगर आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। Accusative का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव का मतलब होता है एज अ सब्जेक्ट, और जेनेटिव का मतलब होता है पजेसिव केस, ठीक है। अब मैं आपको एक साधारण सी चीज पूछती हूँ, फिर आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। आप सभी ने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े होंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, हु और जो हु, हुम, विच, दैट वगैरह लगते हैं। हु जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, हुम जो होता है वो आपका एक्यूजेटिव केस में यूज होता है। अब कैसे यूज होता है हम पता कैसे लाते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या है? जब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसका सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो वहां पर हमारा जो प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो एज अ नॉमिनेटिव केस काम करता है। जब वही चीज सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, ऑलरेडी नाउन प्रोनाउन दे रखा होता है, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। अब इसको ऐसे नहीं पहचानते, इसको ऐसे आते हैं, द क्लर्क हु स्पोक रूडली टू मी हैज बीन सस्पेंडेड। द क्लर्क हैज बीन सस्पेंडेड। द क्लर्क हु स्पोक टू मी रूडली। अब यहां बात क्लर्क की जा रही है,
ठीक है, तो आप अपने से पहले आने वाले नाउन को ही के बारे में ये बताते हैं, अब जस्ट अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में बताते हैं। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वहां ये देखते हैं कि वो वहां पर उसके सब्जेक्ट का काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, या उसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द मैन whom I met yesterday is a bluff. The man whom I met. तो आप यहां देखिए I met लगा, I met whom, I met के बाद जवाब दे रहा है, ठीक है, I met के बाद जवाब दे रहा है, whom का ही जवाब आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस आ गया। द क्लर्क हु स्पोक रूडली, हु स्पोक रूडली, हु की जगह जवाब दिया है क्लर्क। हु केम यस्टरडे, द मैन। अब आप यहां पर ये सोचिए कि द मैन, आई एम्प्लॉयड द मैन हु केम यस्टरडे। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जवाब जो आना चाहिए, आई एम्प्लॉयड द मैन हु केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे, द मैन। जवाब जो आ रहा है ना, वो जो जवाब है बेसिकली इस क्वेश्चन को उलझाने के लिए करा गया है। अगर हम इस चीज को सोचें तो माना ये एक सिंपल सी चीज है, इसमें जो आंसर दिया हुआ था वो अक्यूजेटिव केस दिया हुआ था। अब आप यहां से देखिए, ये हमारा जो है पीसी है, और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, ये हमारा सबऑर्डिनेट। अगर हम इसको ऐसे लिखते, द मैन whom I employed came here yesterday, ठीक है, the man whom I employed came yesterday। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते तब तो ये जो है यहां पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसका काम कर रहा था, whom I employed, the man का जवाब दिया। I employed the man who came yesterday, लेकिन मैंने पूछा who came yesterday, I employed the man who came yesterday, who came yesterday, the man। तो अगर आप प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को देखें तो हमारा जो भाई यहां पर या तो आप ये पूछिए कि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ ये तो नहीं पूछा, यहाँ ये पूछा है यार रिलेटिव प्रोनाउन किस रूप में काम कर रहा है। भाई जब वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो वो तो नॉमिनेटिव हो गया ना। जब वो रिलेटिव प्रोनाउन जो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जब उसके सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये किस में होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में। अगर आप इसको इस तरीके से थे, whom I employed, the man, अब जवाब दोनों में सेम आ रहा है, मगर दोनों में अंतर ये है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यही चीज रिलेटिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। whom आई एम्प्लॉयड के बाद सीधा जवाब दोगे तो आई एम्प्लॉयड द मैन, आई एम्प्लॉयड द मैन, लेकिन वो जवाब कौन सा दे रहा है, whom दे रहा है, who नहीं दे रहा है। तो इसीलिए अगर सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूछते हो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव केस होगा, अक्यूजेटिव केस नहीं होगा। बिकॉज आप जो पूछ रहे हैं इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अबव सेंटेंस एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, तो भाई रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो तो नॉमिनेटिव केस में है। रिलेटिव प्रोनाउन का कहीं कोई और वो मतलब नहीं है कि आप उसको पैसिव वॉइस में और इसमें करके चेंज करके करेंगे, वो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई होप कि मैंने आपको बात अपने क्योंकि आंसर का में ए दे रखा था तो मैंने इसको अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ बैंडिट्स, तो बैंडिट डाकू, बैंडिट्स, BANDITS। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मेन, आप देख रहे हैं यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मेन। तो यहाँ पे ये है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का एग्जाम्पल ये है, व्हाट अ मैन। तो यहाँ व्हाट और हाउ जब नाउन के पहले लगते हैं और फीलिंग्स बताते हैं तो एक्सक्लेमेटरी हो जाते हैं। द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, द पैसिव फॉर्म ऑफ द ये तो पैसिव ही है, इसका एक्टिव देखना है, तो ये होगा
The telegraph wires have been cut. The telegraph wires have been cut by somebody. Somebody, ये इसका देखो, अब आप ये देखो, इसमें पैसिव फॉर्म पूछा गया जबकि एक्टिव फॉर्म पूछना चाहिए, क्योंकि हैव बीन कट तो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में दे रखा है, तो इसका एक्टिव फॉर्म पूछना चाहिए. तो सम टाइम्स इट हैपन्स कि दैट वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर, जो सेट करते हैं दे और टेंड टू मेक मिस्टेक्स एज वेल. तो अब यहाँ देखिए, द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, तो यहाँ पर है समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स. समवन हैज कट, तो ये एक्टिव वॉइस पूछा जाना चाहिए था, उन्होंने पैसिव लिखा हुआ है. पैसिव की और पैसिव फॉर्म क्या होगी? समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स. He is almost a drunkard. He is an almost a drunkard. इसमें से करेक्ट फॉर्म देखना है. He is an almost a drunkard. He is almost a drunkard. बिल्कुल सही, क्योंकि he is almost. अब आप यहां देखिए, he is almost a drunkard. A drunkard noun. ये कितना, लगभग, how much, तो he is almost a drunkard. The bird flew exactly over the sleeper's head. इसमें से क्या जो है इसको एक्सप्लेनेशन सही है? An adverb qualifies a preposition, an adverb qualifies a verb, an adverb qualifies an adjective. देखिए, the bird flew where? Exactly over. preposition है over, exactly है adverb. तो preposition को qualify कर रहा है adverb, तो इसका आंसर होगा A. This is one of the most interesting books that has ever been printed. इनमें से इसका सही वो देखना है. This is one of the most interesting books. भाई देखिए, वन ऑफ द के बाद वैसे तो जो आपका वर्ब होता है वो सिंगुलर लगता है, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आ रहा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है. तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो वर्ड है, जो नाउन है, वो प्लूरल है, तो दैट के बाद हैव आना चाहिए. तो देखिए किस में आ रहा है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव एवर बीन प्रिंटेड. इसका आंसर है आपका ए. चलिए, ये हो गया खत्म. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बस इतने ही क्वेश्चंस थे आज. तो आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो सब आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे. एंड थैंक यू वेरी मच कि अपना टाइम देने के लिए, जो लोग देख रहे हैं. अब जो नहीं देख रहे हैं उनको कोई थोड़ी ना थैंक यू कर रही हूँ. ओके जी, बाय बाय.